शुरुआत अहम खबर के साथ। माली बहरान का सामना कर रहे येस बैंक के खातेदारों के लिए अच्छी खबर नहीं। आरबीआई ने येस बैंक से रकम निकालने की हद मुकर्रर कर दी है। आरबीआई के मुताबिक खातेदार बैंक से 50,000 से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकेंगी। ये रोक 3 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसके अलावा आरबीआई ने येस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील करने का भी फैसला किया। लगा नहीं था, 2 साल हो गए उसको, लगा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन पता नहीं सडनली क्या हो गया। आगे सोचना पड़ेगा क्योंकि ऐसा सडनली कुछ हो जाए तो फिर सबको तकलीफ हो जाती है, तो उससे अच्छा सोच समझ के अगली बार इसमें रखेंगे। तो जब पहली बार ये पता चला तो ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था, बिकॉज येस बैंक इज़ अ वेरी बिग बैंक। और हमारे नुमाइंदे ने मुंबई में येस बैंक के बाहर कतार में खड़े लोगों से उनके तासुरात जाने। अर्पिता, सबसे अहम बात, ये जितने भी लोग आपको दिखाई पड़ेंगे ये कतारों में यहाँ पे फिलहाल 50,000 रुपए के लिए आए। अच्छा, एक बात बताएं, आपको ये बात पता है, बात नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाकी जो लोग हैं उनसे आपको ये क्या पता है कि 50,000 की ये लिमिट तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर घर में इमरजेंसी है, शादी है या फिर जो है बीमारी है, तो ऐसे में आप ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं। ये जानकारी है क्या आपको? मैं न्यूज पेपर में ऐसा पढ़ा है कि उन लोग ने अगर ऐसा मेडिकल्स, एजुकेशनल या अगर शादी है तो उसका अगर आप प्रूफ देंगे तो बैंक देंगे, ऐसा पेपर में आया है, वो मैं पढ़ा है मैंने। बैंक से पता चला कुछ? बैंक से ऑफिशियली बैंक से कुछ पता नहीं चला है। आपको क्या इसकी जानकारी थी कि इमरजेंसी सिचुएशंस में भी पैसे निकाले जा सकेंगे? नहीं, उसकी तो कोई जानकारी नहीं थी। बैंक ने ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया। बैंक ने तो हाँ ऐसा कुछ पेपर में आ रहा है। नहीं किया। बैंक में अभी क्या बताया जा रहा है? बैंक में तो अभी फिलहाल अंदर क्या सिचुएशन है हम लोग को कुछ पता नहीं है। अभी तो बाहर हम लोग बैठे वेट कर रहे हैं, अंदर जाके तो सब पता चलेगा। बैंक वाला ये भी और भी यहाँ पे इंतजार करते हुए लोग हैं, उनसे जानना चाहूंगा आपसे सिर्फ इतना चीज कि क्या आपको ये बात पता है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में भी आप 50,000 से ज्यादा निकाल सकते हैं? ये बात बताई गई है बैंक की तरफ से? नहीं, कोई भी जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। कोई भी जानकारी ज्यादा नहीं है, क्योंकि कल शाम को ही जैसे ही आरबीआई ने जो है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड किया और जैसे ही टेक ओवर किया है, अस्थिर माहौल बना हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस बना हुआ है, उसके मद्देनजर कई जानकारियां जो हैं वो लोगों को नहीं है। और सबसे अहम बात कि लोग यहाँ पर जो 50,000 की लिमिट है उसे निकालने के लिए आए हुए हैं। और सबसे अहम बात ये कि अगर आपके बैंक में 4 अकाउंट हैं तो भी ये जो लिमिट होगी वो 50,000 की ही रहेगी। और हमारी नुमाइंदा प्रियंका कांतपाल ने मुंबई से हालात का जायजा लिया। देख रहे हैं कि अंदर जो कस्टमर्स हैं वो उनसे फिलहाल बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक के जो तमाम एम्प्लॉई हैं वो उन्हें समझा रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन नहीं है, फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो 50,000 रुपए तक दिए जा सकते हैं। और साथ ही अगर एटीएम की बात करें तो एटीएम भी यहाँ पर नहीं चल रहा, तो शायद एक कारण ये भी है कि लोगों में पैनिक की सिचुएशन है। एटीएम नहीं चल रहा है, नेट बैंकिंग काम नहीं कर रही है, ऐसे में थोड़ी क्लैरिटी वो चाह रहे हैं कि आरबीआई की तरफ से आए कि कब तक ये जो सिचुएशन है ये साफ हो पाएगी, तो लोगों को शायद थोड़ी राहत मिले। लेकिन फिलहाल लोग हल्के डर में जरूर हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई का पैसा है, जो सेविंग अकाउंट्स है, जिनके या सैलरी अकाउंट्स है, और आज तारीख भी 6 है। ऐसे में कई लोगों की ईएमआई है, स्कूल की फीसेस हैं, और ये तमाम खर्चे अभी उनके ऊपर आए हुए हैं। तो ऐसे में एक शख्स यहाँ देख रहे हैं। सर, आप कस्टमर हैं? सर, अभी सिचुएशन क्या चल रही है, क्या बातचीत आपकी यहाँ हुई? ये कह रहे हैं कि जो भी पैसा है अभी आप कुछ 50,000 से ज़्यादा आप कुछ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हाँ। मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपने इसमें पैसे ट्रांसफ़र किए थे। मुझे डीडी बनवाना था अपने फ्लैट की, उसकी पेमेंट थी मेरी, उसकी ईएमआई ड्यू थी, मुझे डीडी बनवाना था। लेकिन मेरे दूसरे बैंक से इसमें मैंने ट्रांसफ़र किया था कि मैं एक बैंक में क्लब करके पैसे अपना अमाउंट निकाल दूँ, लेकिन डीडी बनाने को मना कर रहे, कह रहे डीडी भी नहीं बनाएंगे। अब ये क्या करेंगे आप? क्या सिचुएशन है आपके साथ? क्या करेंगे, हमने तो हाथ खड़े कर दिए, जब बैंक ने खड़े कर दिए, अब यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे तो अब जीवन भर की जीवा पूंजी आवाज लग गई। आरबीआई कह रही है कि इसीलिए उन्होंने अंडरटेक किया है ताकि लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। पता नहीं, आप घबराइए मत, आरबीआई का कहना है पैसा आपका सुरक्षित, धीरे धीरे ही सही आपको मिलेगा। उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी ये घर का कैसे आप देंगे ईएमआई? पता नहीं। आनंद जी, आज क्यों यहाँ पर आप आए थे? ये कल की खबर के बाद आपको थोड़ा पैनिक हुआ? मैंने सुना कि बैंक बंद हो रहा है, तो मेरी वाइफ बोला कि जाके पैसे निकाल लो,
कि कुछ भी हो सकता है, तो पैसे निकाल करके जाके देख लो, पूरे पैसे तो मिलेगा नहीं। तो सुनने में आया कि 50-50 हज़ार मिलेगा, तो जाके निकाल लो। नंबर भी लगना पड़ेगा, तो नंबर तो नहीं लगना पड़ा। उसमें भी पैसे निकालने गया तो बोल रहा है कि अमाउंट भी नहीं बता रहा है कि अमाउंट कितना है। फिर बाद में बता रहा है कि अमाउंट इतना है। तो बताया अंदर मदद नहीं हो रही है? अंदर तो मदद हो रही है, मैं शोर शराबा कर रही है बहुत कि ऐसे करो, ऐसे करो, आप 1 अप्रैल को मिलेगा, फिर कभी 3 अप्रैल को मिलेगा, कभी कुछ बता रहे हैं। और टेंशन अभी भी हो रहा है मुझे। तो ये आपका सैलरी अकाउंट है? मेरी सैलरी अकाउंट है। तो सारा पैसा इसी अकाउंट में है? हाँ, मेरे यही अकाउंट में है। अब इसमें से मैं दूसरी अकाउंट में डालना चाहता हूँ। अच्छा, तो कितना निकाल पाए? 50,000 रुपये मैंने निकाला। तो 1 महीने का काम हो जाएगा इससे, या आपको अभी थोड़ा डर है कि क्या? डर तो लग ही रहा है कि 50,000 में क्या कम होगा। बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी फीस जाते हैं। दोनों बच्चे का 15,000 फीस जा रहा है, इसीलिए टेंशन भी हो रहा है। अच्छा, टेंशन इनके चेहरे पे भी साफ यहाँ पर नजर आ रही है। आप अकेले ही हैं नंग घर में? कमाने फैमिली भी है, हाँ। बच्चे भी हैं, हाँ। सब हैं, रिश्तेदार भी हैं, सब हैं। अच्छा, तो कमाने वाले आप ही हैं? मैं ही कमाता हूँ, मैं जॉब यही एक अकाउंट? हाँ, यही अकाउंट है। तो अब आपको घबराहट हो रही है, दूसरे अकाउंट में सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से पूरे पैसे निकाल के दूसरे अकाउंट में डालूंगा और सरकारी बैंक में डालना चाहता हूँ। चलिए ठीक है। तो ये आलम है जो कह रहे हैं कि कल पैनिक होने के बाद ये यहाँ पर बैंक अकाउंट में आए, ये सोचकर कि क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी हो रही है तो पैसा निकाल लिया जाए, लेकिन 50,000 रुपये ही निकाल पाए हैं आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से। अब इनका कहना यह है कि परेशानी इनको ज़्यादा लग रही है, इसलिए चाहते हैं कि सेफ अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दें। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश राघव के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। थैंक यू। और अयोध्या अराजी तनाज़ा मामले से जुड़ी अहम खबर, पीएफआई ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हम मामले में कलीदी फरीक नहीं थे, लेकिन अदालत के फैसले से हमारे मुफाद को नुकसान पहुंचा है। पीएफआई ने अपनी अर्जी पर खुली अदालत में बहस की अपील की है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में 9 नवंबर को ये अहम फैसला दिया था। रामलला के हक में अदालत ने ये फैसला दिया था। इससे पहले पीस पार्टी ने मामले में अदालत से रुजू किया था। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, पीएफआई ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है, क्या कुछ और कहा है इसमें? जी देखिए, पीएफआई ने जो इस मामले में क्यूरेटिव फाइल की है, उसमें उन्होंने कहा है कि भले वो इस मामले के पक्षकार ना हो, लेकिन उन्हें भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए। और जो फिलहाल रामलला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर 2019 का फैसला है, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा विचार करे और ये विचार खुली अदालत में की जाए। और ये दूसरी याचिका है हिना जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इससे पहले पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी और अब पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे फैसले से उनके जो हित के लोग हैं उन पर असर पड़ा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे। फिलहाल देखना ये होगा कि इस क्यूरेटिव पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कह सकता है। इससे पहले पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बता दें कि अयोध्या अराजी तनाज़ा मामले से जुड़ी अहम खबर, जिस तरह से सुशील भी बता रहे थे कि पीएफआई ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की और कहा कि हम मामले में कलीदी फरीक नहीं थे, लेकिन अदालत के फैसले से हमारे मुफाद को नुकसान पहुंचा है। और पीएफआई ने अपनी अर्जी में खुली अदालत पे बहस की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में 9 नवंबर को ये फैसला दिया था। रामलला के हक में अदालत ने फैसला दिया था। सबसे अहम बात यह कि इससे पहले पीस पार्टी ने मामले में अदालत से रुजू किया था। वहीं आपके मुअत्तल कॉरपोरेटर ताहिर हुसैन को आज अदालत में पेश किया जाने वाला है। कल ताहिर हुसैन खुद सुपुर्दगी के लिए राउस एवेन्यू कोर्ट गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ताहिर हुसैन पर दिल्ली तशद्दुद में मुलविस होने के इल्जाम आयद किए गए हैं। ताहिर हुसैन लगातार खुद को बेकसूर बताते रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इश्तियाल अंगेज तकरीरों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले लीडरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा करने वाली अर्जियों को हाई कोर्ट भेज दिया है। दिल्ली फसाद मुतासिरीन के जरिए इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल की गई थी। अर्जी गुजारों ने बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अदालत से रुजू किया था। वहीं शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद में महलवकीन की तादाद बढ़कर 53 हो गई है।
जख्मियों की तादाद 300 से ज्यादा है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 44, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 5, लोक नायक अस्पताल में 3, जबकि जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में 1 जख्मी को मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने अब तक 654 मुकदमा दर्ज किए हैं, जबकि 1820 अफराद को हिरासत में लिया गया। 47 के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दर्ज किया गया। और वहीं दिल्ली तशद्दुद के मामले पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुसलसल रखना पड़ रहा है। अपोजिशन जमातें इस मामले पर बहस कराने के अपने मुतालबे पर अड़ी हुई हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दिल्ली तशद्दुद पर राज्यसभा में कार्रवाई मुअत्तली का नोटिस दिया है। कांग्रेस की जानिब से सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा, जबकि समाजवादी पार्टी की जानिब से राम गोपाल यादव और जावेद अली ने राज्यसभा में कार्रवाई मुअत्तल करने का ये नोटिस दिया है। अरकान पार्लियामान ने आज़ाद इंक्वायरी कमीशन कायम करने और दिल्ली के फसाद मुतासिरीन को राहत और इमदाद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि जो लोग सड़क पर हार गए हैं वो लोग अब पार्लियामेंट में ताकत दिखा रहे हैं। सड़क पर जो लोग शिकस्त खा चुके हैं वो संसद में शक्ति दिखा रहे हैं। जनतंत्र को अराजकता के तंत्र से या जनतंत्र को अराजक तंत्र से अपहरण करने और उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डिक्टेट नहीं कर सकते चेयर को या स्पीकर साहब को कि वो कब डिसीजन करें और क्या डिसीजन करें। वो डिक्टेट करने का आपका अधिकार नहीं है। जहां तक सवाल है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट में कोरोना पर भी डिस्कशन हो रहा है, कोरोना वायरस पे भी हो रहा है, कम्युनल वायलेंस पे भी होगा। और उसके इस कोरोना वायरस का तो डिस्कशन हो गया। कम्युनल वायरस के पीछे जो है वो कम्युनल वायरस का कौन सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो भी पता लग जाएगा। समय आने दीजिए। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार है अराजकता का, उद्दंडता का, वो व्यवहार जो है वो संसदीय परंपराओं और संसदीय मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत है, खिलाफ है। और जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो हताशा और निराशा का प्रतीक है। बिहार में पोस्टर वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार हुकूमत पर निशाना साधा। इस पोस्टर की खास बात यह है कि इस पोस्टर के जरिए बिहार की सियासत में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री करा दी गई है। पेश है हमारे नुमाइंदे अमित कुमार की ये रिपोर्ट। पोस्टर बार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से आरजेडी ने एनडीए सरकार पे हमला बोला है पोस्टर के माध्यम से। आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आरजेडी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये लगाया गया है, जिसमें सुशील मोदी, नीतीश कुमार पे तंज कसा गया है। और इस पोस्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि ट्रंप की एंट्री अब बिहार की राजनीति में हो चुकी है। और इस पोस्टर में देख सकते हैं कि सीधे तौर पे लिखा गया है कि सर चुनाव आने वाला है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए सर। तो यहाँ ये गुजारिश जो है वो की जा रही है नीतीश कुमार और सुशील मोदी के द्वारा अमित शाह और नरेंद्र मोदी से। वहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जवाब भी यहाँ पे दिया गया है कि नहीं कहा गया है। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है उल्लेख किया गया है कि क्यों न ट्रंप से मांग लिया जाए विशेष राज्य का दर्जा। तो कहीं न कहीं इस पोस्टर वार के जरिए जो है वो एनडीए सरकार पे आरजेडी निशाना साध रही है। वहीं बिहार की राजनीति में ट्रंप की एंट्री भी करवा दिया है आरजेडी ने। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो ट्रंप को लेकर के जो बातें कही गई है, जो तंज कसा गया है एनडीए सरकार पे, वो इस बात को तस्दीक कर रही है कि बिहार की राजनीति जो है वो यहाँ के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ट्रंप को एक हथियार के तौर पे बनाया है और तंज कसा है एनडीए सरकार के ऊपर। चूंकि चुनाव जो है वो अमेरिका में भी होनी है, बिहार में भी चुनाव होना है और कहीं न कहीं सियासी विसार जब बिछेगी बिहार में तो ट्रंप एक महत्वपूर्ण जो है विषय होंगे बिहार के लिए। चूंकि चुनाव से पहले ट्रंप भारत आए और यहाँ आकर करके यहाँ की कई चीज़ों से वो अवगत हुए। तो निश्चित तौर पर अब एनडीए जो है उस पर हमला करने के लिए जो है विपक्ष ने ट्रंप को अपना ट्रंप कार्ड बनाया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कर्नाटक में जहां एक जानिब सीए के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। बेंगलुरु में टाइगर टीपू सुल्तान और बाबा साहब अम्बेडकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। खवातीन को सीए, एनआरसी और एनपीआर के सिलसिले में यहाँ जानकारी दी गई। ये जब तक काला कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक एहतजाज भी जारी रहेगा
लोगों को बताना, समझाना, उनको आगाह करना, पूरे हिंदुस्तान के अवाम को ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस काम से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये जो लॉ लाया जा रहा है, जो एनआरपी बैकडोर से अंदर लाया जा रहा है, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अवाम इसमें शामिल हो गए हैं। जो इन्हें यही मालूमात दी जा रही है कि आज मुल्क के जो हालात हैं, इस हालात में जो है हम अब तक घर संभाले, इस मुल्क को बचाने के लिए जो है हम लोग निकलना है, बाहर आगे बढ़ना है। हमारा माहौल पहले अमन था, सब एकता थे, कोई यहाँ पे जात पात का मुद्दा नहीं उठाता था। आज ये 3 चीज़ आने से, CAA, NPR ये आने से, NRC आने से, ये सब भी सेक्युलरिज्म खराब हो गया है। वो बोलते हैं उनका नहीं, ये बोलते हैं उनका नहीं। टैंक गार्डन, विल्सन गार्डन, लक्संद्रा, तिलक नगर, बैसंद्रा, गोरीपल्लिया एंड बमनहल्ली, BTM लेवोट, अरकेरे, बिस्मिल्लाह नगर, यहाँ की सब तमाम मोहल्लों की ख़वातीन यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं और इन सब का मकसद यही है अमन, शांति, चैन और सुकून से अपने घर में अपने शौहर, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपनों के साथ एक घर में जैसे रहते हैं, ऐसे ही ये सब यहाँ पर मुल्क में भी रहना चाहती हैं। अभी इन सब ने बताया ये हमारा छोटा घर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अब ये जो मुल्क है वो हमारा अपना बड़ा घर है। कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया है। रेवंत रेड्डी पर शहरी हवाबाजी के कवायद की खिलाफवर्जी का इल्जाम है। उन्होंने 2 दिन कबल अपने हामियों के हमरा जिला रंगारेड्डी के जनवाड़ा में वाक़े KTR के फार्म हाउस की ड्रोन के जरिए तस्वीर कशी की थी। कल जैसे ही रेवंत रेड्डी दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे, उन्हें नारसंगी पुलिस ने एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। रेवंत रेड्डी को जज की क़यामगाह पर पेश किया गया। 14 दिनों की तहवील के बाद रेवंत रेड्डी को चिल्लापल्ली जेल मुंतकिल किया गया। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में तेलंगाना हुकूमत को अहम मुकाम हासिल है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीम की कारकर्दगी मिसाली रही है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ये बात कही। इंटरनेशनल वुमेंस डे के पेश नज़र शी टीम की क़यादत में तारीखी चारमीनार से ख़ास रन का एहतमाम किया गया। 5K2 के रन में तलबा और तालिबात के अलावा ख़वातीन कॉन्स्टेबल्स की बड़ी तादाद मौजूद रही। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रन को झंडी दिखाई। और RBI के गवर्नर इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। And you will see, you will see very swift action from the Reserve Bank of India to put in place, a scheme to revive the Yes Bank. So why did the RBI take so long to come up with this decision? Why wasn't it done sooner? The problem. No, there is always a question. If you do, there is always a question that RBI acted prematurely. There could be another view that why did you take so long? We have been, as we have explained, we have naturally a market-based resolution of the problem. A bank-led, investor-led resolution of the problem is always preferable. We have said that in our press statement yesterday also. So naturally you have to give time to the bank, to the management to, take whatever steps or whatever efforts they need to take. And the bank did try over the last several months. So when we found that it was not working out, so therefore and when we found that it was, we cannot wait and we should not wait any longer, RBI decided to intervene. So therefore, I think the timing is quite appropriate, and I can state, I can assure you that the RBI will come out with, a scheme, as we have said in our press statement, very shortly. Thank you. Thank you. तो RBI की जानिब से लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और इसका क्या कुछ असर होगा, क्या एक आम आदमी जिसका पैसा येस बैंक में जमा है वो इन चीज़ों को समझ पाएगा, इसके ऊपर भी लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। और हम आपको बता रहे थे हैदराबाद में शी टीम की क़यादत में तारीखी चारमीनार से ख़ास रन का एहतमाम किया गया। इसमें कई जाने माने चेहरे भी शामिल हुए। I congratulate the entire SHE team of Hyderabad for always coming forward to protect the women of our city.
and we always appreciate that the work of SHE team, what they are doing in Hyderabad. I think the entire India should be inspired by them and I congratulate them. SHE team को हैदराबाद सिटी पुलिस को मुबारकबाद पेश करता हूं। हमको बड़ा फख्र है कि पूरे इंडिया में हैदराबाद और चार मीनार के दामन में हम खड़े हैं। यहाँ पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जिस अंदाज से इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी मिसाल पूरे इंडिया में नहीं मिलती और उसकी असल वजह यह है कि हमारे अंदर प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की यूनिटी है। इसकी वजह से हमारे पास बेहतरीन इंतजामात है, खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ है, हर किस्म से अमन बरकरार है। हैदराबाद सिटी, हैदराबाद शहर का पहचान है चार मीनार। और हैदराबाद कितना भी डेवलप करे, नए नए कॉलोनी आए, लेकिन जो हमारे दिल में चार मीनार की अहमियत है वो हमेशा रहेगी। So I thank all of you for coming and participating. Hyderabad city is the safest city in India for women's safety and for general safety. और आप और हम मिलकर इसको और एक नए आयाम तक ले जाएंगे। और वुमेन सेफ्टी तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब हर एक टाइम पे बोलते रहते हैं हमारे पॉपुलेशन में 50% वुमेन और उनका सेफ्टी सिक्योरिटी गवर्नमेंट का टॉप प्रायोरिटी है। तेलंगाना राष्ट्र में और तेलंगाना हैदराबाद सिटी में पूरा महिलाओं का रक्षण करने के लिए दिन भर रात भर काम कर रहे हैं। तेलंगाना बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है तो हमारे सीएम साहब ने वुमेन्स की और हमारे गर्ल्स की अहमियत दी। पुलिस डिपार्टमेंट यही चाहती है कि हम हमेशा उनको सेफ्टी सिक्योरिटी फराहम करें और सीएम साहब ये चाहते हैं कि हमारी लड़कियां देश के मुस्तकबिल के लिए कल आगे बढ़े। सीएम साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट में अभी 17,000 न्यू अपॉइंटमेंट्स किए हैं, उसमें 33% ओनली फॉर वुमेन्स कोटा दिया गया है, पहली मर्तबा। और कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में सनसनी मची है। कोरोना वायरस से बचने के लिए अवाम में शऊर लगातार बेदार किया जा रहा है। जिला सिंगारेड्डी में महकमा सेहत के अहदेदारों की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। महकमा सेहत के अहदेदारों के अलावा डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस से बचने के लिए अवाम को खास एहतियात बरतने की तदाबीर से वाकिफ करवाया। डॉक्टर्स का कहना है कि रोज़मर्रा की आदतों में हल्की सी तब्दीली से हम इस मूजी वायरस से महफूज रह सकते हैं। डॉक्टर्स ने साफ सफाई पर खास तवज्जो देने की लोगों से अपील की। और इस सब के बीच मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 31 हो गई है। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतें एक्शन में नजर आ रही हैं। तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी महकमों और अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। दुनिया भर से हिंदुस्तान आ रहे लोगों पर एयरपोर्ट्स पर खास नज़र रखी जा रही है। लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। मुतासरा लोगों की अलग थलग रखने का इंतज़ाम है। ईरान और हिंदुस्तान के बीच स्पेशल फ़्लाइट भी आज से शुरू हो रही है। और आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर न्यूज़ 18 पूरे हफ्ते उन ख़वातीन की कहानियाँ दिखा रहा है जिन्होंने हालात से हार माने बगैर चैलेंज का डट कर सामना किया। इन्हीं ख़वातीन में से एक है लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कॉन्ट्रैक्टर। तो आप देखिए ये खास रिपोर्ट। आदाब। जो फौज में इतने बड़े ओहदे तक पहुंची हों, उनके कांधे पर चमकते फौज के बैज उनकी अहमियत और काबिलियत को बखूबी बयां करते हैं। हालांकि खातून के तौर पर फौज में उनके शुरुआती दिन इतने आसान नहीं रहे। महिलाएं एक्सेप्ट करती जाएंगी कि नए चैलेंजेस को, और वो जब आएंगी तब माहौल भी अपने आप बदलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर फौज में अपने अहम किरदार निभाने के साथ साथ वजीर आजम के साइंसी और तकनीकी सलाहकार बोर्ड की रुकन भी हैं। माधुरी कानिटकर ने बताया कि फौज के लिए खातून की बढ़ती दिलचस्पी एक अच्छी चीज है। देखा है कि जैसे फील्ड हॉस्पिटल में भी थी, सारे मैं अकेली लेडी थी तब, काफ़ी साल पहले की बात है 1983, लेकिन तब भी मतलब उसी में उन्होंने ना कोई टेंट लगाया, पर्दे लगाते थे। मेरे साथ के जवान भी बहुत ही
बहुत रिस्पेक्ट करते। 37 साल की नौकरी में लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर और उनके शौहर को महज 12 साल ही एक साथ पोस्टिंग मिली। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने घर और काम की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।